गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी अकाउंटिंग। छोटा सा एक टॉपिक है, सम वगैरह मिला लेंगे तो पता नहीं 1 घंटा से ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग सा छोटा सा टॉपिक है और हर किसी को इसका नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस की अगर बात करें तो सीएमए फाइनल के सिलेबस में है अलग से, और सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए इंटर, हर किसी बच्चे को इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इवन सीए सीएमए इंटर के बच्चे भी ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं, तो उसका बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज हर किसी बच्चे को होना चाहिए। तो सभी लोग इसको पढ़ें, और वैसे ये टॉपिक सीएमए फाइनल का है। आइए डिस्कस करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी आप अगर गुड्स या सर्विस अगर परचेज करते हो, आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो, अगर वो जीएसटी के दायरे में आता है, मतलब अगर उस गुड्स के ऊपर या उस सर्विस के ऊपर जीएसटी है, तो जो सेलर ऑफ द गुड्स है वो बायर ऑफ द गुड्स से जीएसटी चार्ज करेगा, और जो बायर ऑफ द गुड्स है वो अगर उस गुड्स का या उस सर्विसेज का अपने बिजनेस में यूज करता है तो बायर उस जीएसटी का इनपुट क्रेडिट लेगा। मतलब ये स्टोरी समझ लो मेरे बच्चों कि मैं अगर मान लीजिए एक मोबाइल फोन खरीद के मोबाइल फोन बेचता हूं, तो मतलब मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन खरीद के बेचने का। तो मैंने अगर मोबाइल फोन खरीदा तो जो सेलर ऑफ द मोबाइल फोन है वो मेरे से जीएसटी लेगा। सेलर की जिम्मेदारी होती है जीएसटी लेने की। जैसे मैं आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो आप जो मेरे को पैसा देते हो, पेमेंट करते हो, मान लो 10,000 रुपया आपका फीस है, तो उस 10,000 रुपया में मान लीजिए 2,000 रुपया से एक अमाउंट बोल रहा हूं, 2,000 रुपया जीएसटी है। तो मैं सेलर हुआ सर्विसेज का, आप मेरे सर्विसेज के बायर हुए, तो हम आपसे जीएसटी लेते हैं, आप जीएसटी मेरे को पेमेंट करते हो, और वो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है। वेरी सिंपल स्टोरी। लेकिन आप जो बायर ऑफ द सर्विसेज हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन होते और आप भी किसी आउटपुट, अपना भी आपका भी कोई आउटपुट होता, आप भी कुछ बेच रहे होते, तो आप उस जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो। इनपुट का क्रेडिट का स्कीम है इंडिया में, तो उसके पूरे स्टोरी को हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, उसके अकाउंटिंग प्रोसेस को। तो अपने इस तरह से पकड़ के चलते हैं, यहां से पकड़ के चलते हैं कि मान लीजिए मैं 100 रुपया का एक सामान खरीदता हूं, आई एम ए बायर, और ये मान लीजिए सामान का नाम है ए। तो 100 रुपीज का मैं एक सामान खरीदता हूं, एंड आई एम नॉट द अल्टीमेट कंज्यूमर, ओके, आई एम ए बिजनेसमैन। मैं इस सामान को बेचूंगा, दिस आई बॉट एंड देन आई विल सेल इट। आई विल सेल इट। तो अब स्टोरी है कि मान लो ये जो सामान ए है ये जीएसटी के दायरे में आता है, दिस इज विद इन द परव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और मान लो इसके ऊपर 18% का जीएसटी है। तो जो भी सेलर है जो मेरे को ये सामान बेचेगा, तो हम अपनी बुक्स की बात कर रहे हैं, आई एम द बायर, तो हम उससे खरीदेंगे ये वाला सामान, तो हम उसको जीएसटी का पेमेंट करेंगे, और गवर्नमेंट को पेमेंट करने की जिम्मेदारी उसकी है, हमसे वो लेकर के गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। ओके, सो इसमें बेसिक आइडिया ये है कि जीएसटी पेमेंट करने की सरकार को जिम्मेदारी सेलर की होती है। ओके, नाउ मैं पहले बायर की बात करता हूं। तो मैंने ये सामान परचेज किया, तो आइडिया देखिए, बाद में मैं आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब बताऊंगा। ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर बता रहा हूं, इसको लिखिएगा मत। तो मान लीजिए, ये समझाने के लिए, मान लीजिए मैंने परचेज किया 100 रुपया का सामान, तो मैंने लिखा परचेजेज अकाउंट 100। अब इसके ऊपर 18% का जीएसटी है, तो हम 18 रुपीज और देंगे, तो जितना रुपया परचेज प्राइस होता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो हम 18 रुपीज और देंगे, तो वो हो गया जीएसटी अकाउंट डेबिट। ये जो जीएसटी है ना बेटा, ये रिकवरेबल जीएसटी है। ये वही है जिसको हम लोग इन्वेंट्री के चैप्टर में पढ़ते थे ना, इनपुट का क्रेडिट, फिर अपने उसमें पढ़ते थे क्या नाम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह में, कि हम लोग अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हैं तो हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं परचेज के टाइम पे। ये वही जीएसटी है, इसका हम लोग क्रेडिट ले लेंगे। तो ये एक तरह से हमारे लिए एसेट है।
तो हम लिखेंगे जीएसटी रिकवरेबल अकाउंट डेबिट, बाद में इसका नाम चेंज करेंगे, एक बार बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं। सो परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी रिकवरेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्लीज कोई इसको नहीं लिखेगा, बाद में इनके नाम चेंज होंगे, ओके। ये आपको बेसिक समझाने के लिए। और टू बैंक के 118 रुपए, मान लीजिए ये मैंने पेमेंट कर दिया। यू गॉट इट। तो व्हेन आई बॉट, फर्स्ट लेक्चर, व्हेन आई बॉट 100 रुपीज का सामान टू बी सोल्ड, आई एम ए ट्रेडर, टू बी सोल्ड इन द मार्केट, दिस इज माई एंट्री। 100 रुपए का माल परचेज किया, जीएसटी रिकवरेबल 18 रुपीज, टू बैंक 118 रुपया, ये मेरा पहला एंट्री हो गया। अब मान लीजिए इस सामान को मैंने 120 रुपीज में पे कर दिया है, सेल कर दिया। तो अगर मैं 120 रुपया में सेल करूंगा ना, तो 120 पे जीएसटी 18% लगेगा। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, जितना वैल्यू ऐड होगा ना, तो एडेड वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो पहले जब मैं 100 रुपया में परचेज किया था तो 100 पे जीएसटी, अब मैं जब 120 में सेल करूंगा तो मुझे 120 पे जीएसटी देना होगा। तो 120 का 18% होगा, आंसर 21 रुपीज 60 पैसा। तो अब जो जिसको भी मैं 120 रुपया में माल बेचूंगा, जिस किसी को माल बेचूंगा मैं, वो चाहे कोई टॉम डिक एंड हैरी हो, जिसको भी मैं माल बेचूंगा, मैं उस आदमी से 120 प्लस 21.6 यानी 141.6 रुपीज लेऊंगा। ये हम उससे लेंगे, यू गॉट इट। और उसमें 2160 पैसा मेरे को जीएसटी का मैं ले रहा हूं, और ये 2160 पैसा मेरे को गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि ये मेरे लिए लायबिलिटी है। क्लाइंट से लेकर के मुझे पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। अब देखो मेरा सेल का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 141.60 टू सेल्स 120 टू जीएसटी पेएबल। बाद में नाम चेंज करेंगे बेटा, हाँ, आप इसको अभी एंट्री लिखना मत कॉपी में, ये बेसिक समझाने के लिए। बाद में एडवांस लेवल पे जब हम आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के नाम डेबिट क्रेडिट करेंगे ना, उसको लिखना है। ये एकदम बेसिक है, ये खाली देखो और इससे समझो। तो अब ये हो गया, देखिए बेसिक प्रोसीजर में मेरे को पैसा मिला है 141.60, टू सेल्स 120, टू जीएसटी पेएबल 21 रुपया 60 पैसा। अब आप आइडिया देखिए, ये जो सेल है और ये जो परचेज है 120 और 100, ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा और मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यही मेरा प्रॉफिट है। एक्चुअल में हम 100 का माल 120 रुपया में बेचे हैं, प्रॉफिट मेरा यही है। मैं आपको दूसरा स्टाइल से भी करके दिखाऊंगा, पहले आप समझिए। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरा जीएसटी रिकवरेबल, ये मेरा जीएसटी पेएबल। तो क्योंकि मैंने जीएसटी पेमेंट किया, परचेज किया गुड्स, मैं परचेजर था, मैं बिजनेसमैन था, तो मैं जो परचेज पे जीएसटी पेमेंट किया वो इनपुट जीएसटी है, वो उसका हम क्रेडिट लेंगे। और क्रेडिट कैसे लेंगे? सेल के वक्त जो जीएसटी मैंने क्लाइंट से कलेक्ट किया, उसको जब मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा, हेलो निर्मला सीतारमन जी, आपको तो 18 रुपीज हम उस वक्त दे दिए थे जब हम ये आइटम परचेज किए थे, तो अब आप मेरे से 21 रुपीज 60 पैसा नहीं, सिर्फ 3 रुपया 60 पैसा लीजिएगा, आप हमको 18 रुपीज का क्रेडिट दे दीजिएगा। तो मेरा थर्ड एंट्री होता है ऐसे, देख, जीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट 2160 टू जीएसटी रिकवरेबल अकाउंट 18 टू बैंक अकाउंट 3 रुपया 60 पैसा। ये टोटल 3 जर्नल एंट्री का हिसाब किताब है, बाकी धीरे धीरे करके हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये तीनों जर्नल एंट्री भी थोड़ी देर के बाद पैटर्न चेंज होगा, कॉन्सेप्ट या आइडिया यही रहेगा, बट ये आइडिया को एक बार ग्रास्प में लाइए। परचेज करिए, जीएसटी साथ में पेमेंट करना होगा टू बैंक। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप जीएसटी का क्रेडिट लेंगे, अगर आप अल्टीमेट कंज्यूमर हैं तो आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सर अगर हमको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हम ये मिला के एक साथ 118 रुपया डेबिट कर देंगे। हम जीएसटी रिकवरेबल को एज एन एसेट डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसका क्रेडिट ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो कंज्यूमर ऑफ द गुड्स हैं, हम तो बायर है ही नहीं, हम तो बिजनेसमैन है ही नहीं। तो जो बंदा जीएसटी का क्रेडिट लेता है वो जानता है कि हमको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, और वही बंदा जीएसटी रिकवरेबल को एज एन एसेट डेबिट करता है। और ये तुम ये समझ लो कि एक बिजनेसमैन
जिसके लिए जो खरीदा उसी को वो बेचने वाला है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उसको इनपुट का क्रेडिट मिलता है. सो जस्ट बिलीव फॉर टुडे दैट इट्स अ बिजनेसमैन हु विल गेट द इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी. गॉट इट? अब सुनिए, तो जिसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा उसको मालूम है वो 18 रुपीज को असेट के रूप में डेबिट कर दिया, असेट के रूप में. इसका वो क्रेडिट ले लिया लास्ट में, अगर आपको याद हो. ठीक है, ये जो 18 रुपया का पेमेंट है ना मेरा बेटा, मैंने जिससे परचेज किया ना, उस बंदे ने गवर्नमेंट को 18 रुपीज दिया होगा, उस बंदे ने गवर्नमेंट को, और मेरे से लेके दिया, तो मेरा ही पैसा तो गवर्नमेंट के पास गया ना, अल्टीमेटली तो मेरा पैसा गया. और फिर हम क्लाइंट से कलेक्ट कर लिए 21 रुपीज 60 पैसा जब हम उसको माल बेचा. तो हम 120 रुपया में माल बेचेंगे, लेकिन उसके ऊपर बिल बनाएंगे 141.60 का. जैसे हम उससे 100 में माल खरीदे पर वो हमारे ऊपर 118 रुपया का बिल बनाया. इधर हम 120 रुपया में माल बेचे पर हम बिल 141.60 का बनाया. और फिर हम क्या किए, मेरा जो जीएसटी पेएबल था और मेरा जो जीएसटी रिकवरेबल था, सेट ऑफ कर दिए. तो इसको बोलते हैं मेरा इनपुट का हमको सेट ऑफ मिल जाता है. मेरा इनपुट का जो जीएसटी है, इनपुट खाली बोलेंगे उसको, मेरा इनपुट जीएसटी का मेरे को सेट ऑफ मिल जाता है. आउटपुट जीएसटी माने सेल जीएसटी, इनपुट जीएसटी माने परचेज जीएसटी. तो आउटपुट जीएसटी का जब हम पेमेंट सरकार को करने जाएंगे तो सरकार हमको सेट ऑफ अलाउ कर देती है. तो हम 3 रुपया 60 पैसा सरकार को पेमेंट इवेंचुअली करेंगे, जो हम कर दिए. अब आप इसमें इंटरेस्टिंग एपिसोड को प्यार से धीरे धीरे हौले हौले देखो. सर आपका अल्टीमेट प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 20 रुपया. सर कितना झमेला हुआ? हाँ हुआ, पर मेरा प्रॉफिट 20 रुपया ही है. परचेज और सेल का प्रॉफिट ही 20 रुपया है. जीएसटी तो आपस में सेट ऑफ साट ऑफ होकर के पेमेंट हो गया. ट्रेडिंग पीएल में खाली 100 रुपया और 120 रुपया जाएगा. जीएसटी का पैसा ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाता है, वो एक बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट आइटम है, वो ट्रेडिंग पीएल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है. तो सर ट्रेडिंग में जो सेल दिखाते हैं वो 120 ही दिखाते हैं. यस, 141.60 माइनस 21.60, 120 ही मेरा सेल है. तो सर 20 रुपया ही प्रॉफिट है. यस सर, कैशबुक से दिखाइए तो आपको 20 रुपया ही प्रॉफिट हुआ है कैशबुक से. अब देखो, सबसे पहले मैंने पेमेंट कितना किया? 118 पेमेंट किया. तो फिर मैंने और पेमेंट किया 3 रुपया 60 पैसा. पेमेंट, खाली पेमेंट, कैशबुक से प्रॉफिट दिखा रहे हैं भाई. कैश भी तो मेरा 20 रुपया प्लस होना चाहिए ना. 3 रुपया 60 पैसा और पेमेंट किए तो 118 प्लस 3 रुपीज 60 पैसा, 121.60 हमारा पेमेंट है. और यहां देखिए 141.60 मेरा रिसीट है. ये देखिए, तो हम पेमेंट किए 121.60, रिसीव किए 141.60, तो 20 रुपए ही तो प्रॉफिट हुआ ना. पर कैशबुक से प्रॉफिट नहीं निकाला जाता. मैं खाली आइडिया देने के लिए बताया कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैश भी तो बढ़ा होगा, तो उसके लिए मैंने कैश को मैच करा दिया. बट माई प्रॉफिट इज ट्रेडिंग पीएल में परचेज और सेल का जो डिफरेंस होता है. नाउ एक बार बिगिनर वाला लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है. मैं इसको रिवाइज करने के लिए एक लाइन बोलता हूं कि अगर हम एक बिजनेसमैन हैं और हम कोई चीज परचेज करते हैं और हम उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने यह फैसिलिटी दे रखा है कि हम उस जीएसटी का क्रेडिट ले लेंगे. तो सर क्रेडिट कैसे लेंगे? जब मेरा आउटपुट पे जीएसटी पेमेंट करने की मेरी जिम्मेदारी आएगी, तो आउटपुट, जब हम क्लाइंट को माल बेचेंगे तो मेरा आउटपुट का जीएसटी, सेल जीएसटी पैदा होगा. तो उस सेल जीएसटी को जब मैं सरकार को देने जाऊंगा तो मेरा परचेज जीएसटी का हमको क्रेडिट मिल जाएगा. और इस तरह का अकाउंटिंग प्रोसेस होता है. सो इज द बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस इज ओवर? ग्रेट. अब आइए मैं दूसरी बात, अभी लिखिएगा मत, लिखने का काम थोड़ी देर बाद में. अब आइए दूसरा बात कि सर मान लीजिए आपके यहां पे ये वाला एंट्री हुआ इस साल में, परचेज जीएसटी रिकवरेबल टू बैंक. उसके बाद आप ये माल बेचे नहीं, ये माल आपके स्टॉक में पड़ा हुआ एज एन असेट. ये माल आपके स्टॉक में पड़ा हुआ, ये असेट है, आपने बेचा नहीं. आपने जीएसटी का पेमेंट कर दिया, जिस क्लाइंट से परचेज किया आपने, माने जिस सप्लायर से, आपने उसको पेमेंट कर दिया और ये माल आपकी बुक्स में पड़ा हुआ है. तो 1, दिस इज माई स्टॉक. 2, my stock will be measured at 100 rupees, not 118.
एंड माई 18 रुपीज इज ए सेपरेट असेट। 18 रुपया मेरा अलग असेट है जिसका नाम है मेरा जीएसटी रिकवरेबल। कई लोग अदर करेंट असेट में दिखाते हैं, कई लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी दिखाते हैं। आप अदर करेंट असेट में दिखा दीजिएगा। सुनिए, मेरा स्टॉक 100 करके वैल्यू होगा और मेरा जीएसटी रिकवरेबल अलग से असेट बनेगा। याद कीजिए, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, कोई ड्यूटी पेमेंट करते हैं, वो ड्यूटी अगर रिकवरेबल है तो वो कभी भी स्टॉक का पार्ट नहीं बनता। स्टॉक अलग से वैल्यू होता है और वो जो ड्यूटी रिकवरेबल है वो अलग से एक असेट खड़ी हो जाती है। तो ये वही वाली असेट है जिसको इन्वेंट्री के इंड एस 2 से और इन्वेंट्री के एस 2 से मैंने कनेक्ट करके आपको बताया। यू गॉट इट? अब आइए थोड़ा आगे का डिस्कशन। यहां तक क्लियर है सब कुछ? थोड़ा आगे का डिस्कशन देखिए। अब जो हम लोगों को कॉपी में बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। अब जो हम लोगों को कॉपी में लिखना है उसका डिस्कशन देखिए। पूरे जीएसटी के ये लिखना है आप लोगों को। पूरे जीएसटी के डिस्कशन को आप 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए आपको। SGST ये लिखना है आपको, डायग्राम बनाना है। CGST IGST। पहले खाली एक नाम दिए थे जीएसटी। अब देखिए, सच्ची पूछो तो एक नाम है ही नहीं जीएसटी। जीएसटी तो खाली एक्ट का नाम है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्चुअल में 3 तरह के जीएसटी होते हैं, SGST, CGST, IGST। SGST का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। CGST का फुल फॉर्म है सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी को बार बार मैंने फुल फॉर्म में नहीं लिखा। C सेंटर, I इंटीग्रेटेड, S स्टेट। ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। बाकी मैंने जो नोट्स है ना उसमें परफेक्टली सुंदर तरीका से सब कुछ बना करके दिया है। आप नोट्स को जरूर रिवाइज करिएगा, नोट्स को जरूर देखिएगा, और अगर मेरे उसमें है पीडीएफ वगैरह में तो प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अब आइए प्रॉपर डिस्कशन का। ये मेरा एक पहला नोट आपकी कॉपी में, आपने ये नोट बना लिया, मैं मानता हूं। दूसरा कि अगर हम एक बंगाल, वेस्ट बंगाल, मैं बंगाल में रहता हूं, अगर हम एक वेस्ट बंगाल में बिजनेसमैन हैं और हम ट्रेडर हैं, ओके, और हम मान लीजिए ये कैलकुलेटर परचेज करते हैं और ये कैलकुलेटर जीएसटी के दायरे में आता है और इस कैलकुलेटर पे 18% का जीएसटी है और हम बंगाल से ही खरीदे हैं और बंगाल में ही हम हैं। सो इफ बोथ द बायर एंड द सेलर इज इन द सेम स्टेट, बोथ द बायर एंड द सेलर, सुनिएगा, लेक्चर स्टार्ट हो गया, डेप्थ स्टार्ट हो गया, पढ़ाई रियल में स्टार्ट हो गया। बेसिक 15-20 मिनट का था, एडवांस्ड लेवल स्टार्ट्स। तो अब मान लीजिए हमने ये मोबाइल, क्या नाम, ये कैलकुलेटर 100 रुपीज में परचेज किया, 100, और 18% का एग्जांपल सेम है पर एंट्री का नाम सब देखिए कैसे चेंज होगा। तो हम बंगाल के कस्टमर हैं, बंगाल के ही सेलर से हमने परचेज किया, तो उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट सेल्स में बायर अलग स्टेट का है और सेलर अलग स्टेट का है। और बच्चों, अगर यूनियन टेरिटरी है, आप स्टेट नहीं होकर के यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट की जगह यूटी, एस की जगह यूटी, यूनियन टेरिटरी, तो यूटी जीएसटी भी एक है। बट यूटी जीएसटी क्योंकि स्टेट ही है एक तरह से, यूनियन टेरिटरी को स्टेट के जैसा ही माना जाता है, तो बस एस की जगह यूटी लग जाएगा। स्ट्रेस मत लीजिएगा, मैं उसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। तो मान लीजिए सुदर्शन अग्रवाल ने एक कैलकुलेटर परचेज किया, वो बेचेगा और 100 रुपीज का परचेज प्राइस है, लिखना है आप लोगों को, और 18% का जीएसटी है। तो सेलर जो उसको 118 रुपया का बिल बना करके देगा सुदर्शन को, हम लोग सब सुदर्शन, हम लोग सब बायर हैं और हम लोग कैलकुलेटर में डील करते हैं, तो हम लोगों को जब वो बिल बना करके देगा ना, सेलर जब बिल बना करके देगा, रेडी, तो क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल है तो जीएसटी 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, 9% 9%
इज सीजीएसटी और 9% इज एसजीएसटी। तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। ओ इंट्रास्टेट सेल में जीएसटी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, हाफ टू हाफ्स, एंड दे आर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पहला बड़ा डिसेंट नॉलेज आपको जी। अच्छा, ये सारा नॉलेज आप लोगों ने इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स में लिया होगा। इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर खाली मैं डिस्कस कर रहा हूं, फाइनल में भी है सब कुछ। अकाउंटिंग आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सीएमए के सिलेबस में, वो भी सीएमए फाइनल में है ना। तो सीएमए फाइनल के बच्चों तो सिलेबस के रूप में पढ़ो, बाकी लोग ऐसे ही पढ़ें। सुनिए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज सबको होना भी चाहिए। तो सर अब हम लोग एंट्री कैसे मारेंगे? देख, अब ट्रू एंट्री कॉपी में लिखना ये वाला, परचेज अकाउंट डेबिट 100, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 9। देख रहे हो, इनपुट वही रिकवरेबल, इनपुट मीन्स रिकवरेबल, इसको हम रिकवर कर लेंगे। एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 9 टू कैश, मान लो कैश पेमेंट करके लाए 118। अगर क्रेडिट परचेज किए तो टू क्रेडिटर, बाद में क्रेडिटर टू बैंक हो जाएगा। सेम नॉर्मल अकाउंटिंग। अब देखो, अगर ये गुड्स आज हमारे बैलेंस शीट में एज एन एसेट स्टॉक में रह जाता है तो मेरा स्टॉक 100 रुपीज करके कॉस्ट पे मेजर होगा। कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर होगा, बट एनआरबी मान लो बहुत बेसी है, तो मेरा 100 रुपीज का स्टॉक है। अगर ये मेरा स्टॉक बैलेंस शीट में रह जाता है, अगर ये परचेज मेरा मान लो 28-29 मार्च को है और 31 मार्च तक हम ये माल नहीं बेच पाए, तो ये 100 इज माई स्टॉक, ये 9 और 9 रुपीज आर माई करेंट असेट्स, एक तरह से अदर करेंट असेट्स। आगे बढ़े। अब मान लीजिए हम इसी सामान को इंट्रास्टेट में ही सेल कर देते हैं और सेम रख दीजिए, और सेम मंथ में हम सेल कर देते हैं, और इंट्रास्टेट में, मैंने बंगाल में, मैं तो बंगाल के कस्टमर, बंगाल के बाहर माल बेचता ही नहीं हूं, तो मैंने बंगाल में ही बेच दिया। एंड से लिखना है आप लोगों को, से आई सोल्ड इट एट 120। इंटरेस्टिंग है। अब मेरा 18% का जीएसटी है, 9% करके दोनों में डिवाइड होगा। अब हम सामने वाले पार्टी से पैसा लेंगे, तो 120 इंटू 9% इज 10 रुपया 80 पैसा, और 120 इंटू 9% इज 10 रुपया 80 पैसा, दोनों मिला दें तो 21 रुपया 60 पैसा। ये जो है ना, इसको बोला जाएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ओके, बाद में पेमेंट करना है। तो सर सेल का एंट्री बताइए। सेल का एंट्री भाई, मान लो कैश सेल किया, तो कैश अकाउंट डेबिट 141.60 टू सेल्स 122। ध्यान दीजिएगा, आउटपुट सीजीएसटी 10 रुपीज 80 पैसा टू आउटपुट, लिख रहे हैं ना अच्छे से बच्चों, आउटपुट एसजीएसटी 10 रुपया 80 पैसा। प्लेन एंड प्रिसाइज, सिंपल। सर अब क्या करना है? अब आप सोचो क्या करना है। सर परचेज और सेल तो ट्रेडिंग में जाकर के ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। लाइबिलिटी जो जीएसटी का, आप बोले सेलर का लाइबिलिटी है, हाँ हम लोग सेलर है, ये टैक्स हम लोग देंगे गवर्नमेंट को। तो ये टैक्स जब हम लोग गवर्नमेंट को देंगे, एक स्टेट के पास, एक सेंटर के पास जाएगा, एक दिल्ली, एक ममता बनर्जी, एक निर्मला सीतारामन, एक अमित मित्रो, निर्मला सीतारामन, गुड। तो ये दोनों उनके पास जाएगा। लेकिन क्योंकि दोनों के पास 9 रुपया ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, तो मेरे को 9 रुपया का क्रेडिट मिल जाएगा, और 1 रुपीज 80 पैसा करके हम उन दोनों को पेमेंट कर देंगे। तो सर उसका एंट्री 2 एंट्री मारना है, एक एंट्री भी मार सकते हो, बट इट्स बेटर कि 2 एंट्री आपको मारना है। अब इधर ध्यान दीजिए,
ये एंट्री नंबर ए, ये बी, अब आया सी। ध्यान से, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट 10.82, इनपुट सीजीएसटी 9 टू बैंक 1 रुपीज 80 पैसा। ये जो टू बैंक होता है ना बच्चों, इसको जीएसटी की लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो बहुत जगह पे ना आप लोगों को बुक्स में टू बैंक की जगह टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लिखा हुआ मिलेगा। आप अपने बुक्स में टू बैंक लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लिखना हो तो लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जीएसटी की लैंग्वेज का कहानी है, अपने तो पेमेंट मुन्ना बैंक से ही करेंगे। तो ये स्टोरी हो गया। फिर एक एंट्री और आएगा, बताओ कौन सा? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, स्टेट जीएसटी वाला 10 रुपया 80 पैसा, टू इनपुट एसजीएसटी 9 टू बैंक 1.8। ये सी में अपने 2 एंट्री करेंगे। इस दोनों एंट्री को कई लोग मर्ज भी कर देते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन ये जाता 1 रुपया 80 पैसा स्टेट के पास और 1 रुपया 80 पैसा सेंटर के पास है। तो बेहतर है कि ऐसा 2 अलग अलग एंट्री किया जाए, आपके लिए बेहतर है। तो सर 3 एंट्री का टोटल पढ़ाई है, एक बार बोलें तो हां, 3 ही एंट्री का टोटल पढ़ाई है। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है और आप लिखिएगा भी अपनी कॉपी में। ये इंट्रास्टेट सेल्स चल रहा है, हाँ, डी नंबर पैराग्राफ में लिखिए। ये पूरा समझ में आया ना आपको, स्टोरी पूरा? अच्छा, अगर हम ये दोनों एंट्री मार देते हैं बच्चों, तो अब अपनी बैलेंस शीट में, बुक्स में एसजीएसटी या सीजीएसटी नाम से कोई लेजर में बैलेंस है ही नहीं। दे आर ओवर एंड आउट, दे आर फिनिश्ड, वो नहीं है बुक्स में। पेमेंट हो गया, जीरो हो गया बैलेंस। ओके, अब ये समझ लो भाई मेरे कि ये जो पेमेंट करने का ड्यू डेट है ना, पेमेंट करने का ड्यू डेट वो है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। माने इस महीना सारा परचेज सेल करिए, एडजस्ट करिए, इस महीना का सारा एडजस्टमेंट करके पेमेंट आपको 20 तारीख को करना है। तो सर फिर ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक बार आउटपुट सीजीएसटी डेबिट 9 रुपीज टू आउटपुट इनपुट सीजीएसटी 9 रुपी कर दिए 31st मंथ के एंड में, और उसके बाद 1 रुपीज 80 पैसा का लाइबिलिटी बच जाएगा, वो 20 तारीख को पेमेंट कर दिए। कर सकते हो, लेकिन लोग ज्यादातर एक साथ 20 तारीख को ये एंट्री मारते हैं। बट ड्यू डेट 20 तारीख है, आप पहले भी पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डेट इज 20। अच्छा, याद रखिएगा, एडजस्ट करने का कट ऑफ मंथ टू मंथ चलता है। एडजस्ट करने का कट ऑफ मंथ टू मंथ चलता है, ध्यान से सुनिएगा। एडजस्ट करने का कट ऑफ मंथ टू मंथ चलता है। पेमेंट 20 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ में होता है। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चे कि बोलूं कि अगर मान लीजिए आपने कुछ परचेज किया और आपके पास इनपुट जीएसटी 100 करोड़ रुपया का था, 100 करोड़ रुपया का था इनपुट जीएसटी इस मंथ में, और आउटपुट जीएसटी जो है ना वो आपका 130 करोड़ रुपया का आया, तो आप 30 करोड़ रुपया पे कर दिए 20 तारीख तक। फिर अगला महीना आया, अच्छा ये इसी महीना में सेल हुआ, परचेज सेल इसी महीना में। अब आपका इनपुट जीएसटी में कोई बैलेंस नहीं है, पर आपका माल अभी भी बचा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक में माल बचा हुआ है। तो अगला महीना की बिगिनिंग में आपके पास इनपुट जीएसटी कुछ भी नहीं है, और कुछ आपने अगला महीना में परचेज भी नहीं किया। अगला महीना में खाली सेल ही सेल है और आपके पास इनपुट जीएसटी कुछ भी नहीं है।
तो आपका सेल पे आउटपुट जीएसटी खड़ा होगा, वो आपको उसके अगला महीना का 20 तारीख को पेमेंट करना है। क्योंकि जब आपके पास एडजस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं तो कैसे एडजस्ट करेंगे, फिर तो खाली पेमेंट ही होगा ना, क्योंकि आप एडजस्ट तो सब कुछ कर कुरा के नक्की कर दिए, खत्म हो गया सारा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, 2-3 चीज आपको याद रखना है कि क्वांटिटी टू क्वांटिटी रिकॉन्सिलिएशन जरूरी नहीं है। मतलब ये कि अगर हम, ध्यान से सुनना, ये सब लिखाऊंगा, कि अगर हम 4 यूनिट परचेज किए और मेरा 100 रुपया का जीएसटी आया, 4 यूनिट परचेज किए, 100 रुपीज जीएसटी आया, हम पेमेंट कर दिए, इनपुट क्रेडिट लेंगे तो मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ गया इनपुट जीएसटी 100 रुपीज। अब हम 1 यूनिट बेचे और उसी का जीएसटी 120 है, 1 यूनिट का, तो ऐसा नहीं कि 100 रुपीज मेरा 4 यूनिट का है तो उसमें एक का 25 रुपया है और हमको उस हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। नहीं, मेरा चारों यूनिट का जो इनपुट जीएसटी है ना 100 रुपीज, हम पूरा इनपुट जीएसटी को 120 के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेंगे, भले 1 यूनिट बेच के मेरा 120 का आउटपुट जीएसटी आया हो। लेकिन सर अगला बार जो और 3 यूनिट बेचेंगे उसका जो आउटपुट जीएसटी आएगा उसके अगेंस्ट में तो आपके पास इनपुट जीएसटी नहीं है, वो उसका हम पेमेंट करेंगे सरकार को, हम रेडी टू मेक द पेमेंट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यूनिट टू यूनिट मैच नहीं होता है, अमाउंट टू अमाउंट मैच होता है। अगर मेरे पास क्रेडिट में अमाउंट है तो हम आराम से आउटपुट का जीएसटी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात बताता हूं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, याद रखिएगा। तो जैसे मान लो हम कुछ गुड्स खरीदे, उसका तो हमको इनपुट क्रेडिट मिलेगा ही। अगर हम कुछ सर्विस भी परचेज करते हैं, इफ आई बाई सम सर्विसेज, तो उस पे भी हमको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो माई इनपुट। खाली गुड्स का तो कहानी नहीं ना, सर्विस का भी तो कहानी है, तो दैट इज ऑल्सो माई इनपुट। जैसे हम मोबाइल फोन पे करते हैं, मोबाइल फोन का बिल आता है, हम मोबाइल फोन का बिल पेमेंट करते हैं, तो उसमें भी तो जीएसटी रहता है, तो उसका भी हमको जीएसटी क्रेडिट मिलता है। और सेम तरीका का अकाउंटिंग होगा। सोचो बस यहां पे परचेज की जगह मोबाइल चार्जेस या टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे यहां पे परचेज लिखे ना हम यूनिट का, यहां आएगा मोबाइल फोन बिल 100 रुपीज, मोबाइल फोन बिल 100 रुपीज, तो एंट्री कैसे होगा, परचेज की जगह टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, तो टेलीफोन चार्जेस पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। बट ये सीजीएसटी एसजीएसटी का स्टोरी वैसे ही बनेगा और वैसे ही हम लोग इसका क्रेडिट भी लेंगे, एकदम सेम तरीका से। इवन अगर हम लोग कैपिटल गुड्स भी परचेज करते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट भी परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो मशीन परचेज किए, मोबाइल फोन परचेज किए, मोबाइल फोन फॉर ट्रेडिंग नहीं, मोबाइल फोन फॉर यूजिंग इन माई बिजनेस, तो मोबाइल फोन इज माई फिक्स एसेट, परचेज की जगह मोबाइल फोन लिखेंगे और वैसे इनपुट जीएसटी आउटपुट, ये इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी होगा और उसका भी हम क्रेडिट ले सकेंगे। स्टूडेंट लोगों को पढ़ाने का जो जीएसटी है ना, जो तुम लोगों से हम लेते हैं, उसको जब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो इवन कैपिटल एसेट का जो जीएसटी है उसके अगेंस्ट में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, भले कैपिटल गुड्स हम परचेज करें, भले सर्विसेज हम परचेज करें, भले गुड्स हम परचेज करें, तीनों का इनपुट जीएसटी हम आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट कर सकेंगे। और इसमें कोई ऑर्डर भी नहीं है कि इसको पहले उसको बाद में एडजस्ट करो, अमाउंट चेक होता है। ऐसा नहीं होता अलग से कि इनपुट जीएसटी मोबाइल फोन, इनपुट जीएसटी क्या नाम टेलीफोन चार्जेस, इनपुट जीएसटी गुड्स, ये भी जरूरी नहीं है सेपरेट डिटेल। हाँ, जीएसटी रिटर्न वगैरह में देना पड़ता है वो अलग बात, पर हम लोगों के यहां पे एक ही लेजर रहेगा, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। यू गॉट द मैसेज? गुड। अब इधर आइए, याद रखिएगा सेट ऑफ इनपुट के अगेंस्ट में आउटपुट का होता है। माने आउटपुट का जब हम पेमेंट करने गवर्नमेंट को जाते हैं तो इनपुट में मेरा जितना बैलेंस पड़ा हुआ रहता है उसको हम एडजस्ट करते हैं। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कांट बी सेट ऑफ, एकदम स्ट्रिक्ट। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आप जानते हैं हमेशा मारा मारी रहता है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में कभी सेट ऑफ नहीं होगा। कभी भी जब हम एंट्री मारेंगे ना, देखिए सीजीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा,
इधर देखो एसजीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा, बट मेरी कोई एंट्री में यहां एसजीएसटी यहां सीजीएसटी नहीं रहेगा, यहां सीजीएसटी यहां एसजीएसटी नहीं रहेगा, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होता है। ओके, ई नंबर पॉइंट में लिखिएगा सेट ऑफ मंथली अलाउड है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, माने मंथ टू मंथ का हिसाब रखता है। इस महीना का इनपुट 100 रुपया, जीएसटी बोल रहे हैं, इस महीना का इनपुट 100 रुपया, इस महीना का आउटपुट 80 रुपया, तो 20 रुपया मेरा असेट पड़ा है। 80 और 80 एडजस्ट हो गया, 20 रुपया असेट पड़ा है। 2, इस महीना का इनपुट 100, आउटपुट लायबिलिटी 130, तो 30 रुपया मेरे को गवर्नमेंट को देना है, और वो देना अगले मंथ की 20 तारीख तक। तो सेट ऑफ मंथली पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इफ एनी नेक्स्ट मंथ 20th। तो पहले मुझे बताइए, मेरा एक बार का अकाउंटिंग प्रोसेस डिटेल में अच्छे से आपके सामने मैंने कंप्लीट किया। सम्स वगैरह बना करके देंगे बच्चों, लेकिन कंप्लीट किया। आपको पूरा प्यार से समझ में आया? गुड। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, एंड लेट्स गो टू इंटरस्टेट सेल्स, थर्ड पॉइंट। मतलब बायर बंगाल में और सेलर मान लीजिए झारखंड में, हम बंगाल में, सेलर झारखंड में। क्लियर? तो झारखंड से माल मैंने मंगाया, मैं परचेज किया, एक ही टैक्स लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, आईजीएसटी, फुल 18%। फुल 18%। तो सर अगर मान लीजिए आप इंटरस्टेट में माल परचेज करके लाए, सेम मोबाइल, वही वाला 100 रुपीज का कैलकुलेटर, झारखंड से परचेज किए और बंगाल में आपने बेच दिया। पहले झारखंड में पहले झारखंड से बंगाल आया, फिर एक बार बंगाल से बिहार में बेचने दो ना, फिर मजा आएगा कि मैं झारखंड से बंगाल में मंगाऊंगा और बंगाल में ही बेच दूंगा। तो 3 केस करके दिखाता हूं आपको, इधर सुन। तो पहले मान लो मैं इंटरस्टेट में परचेज किया, तो मेरा एंट्री का पैटर्न देखो, एक ही जीएसटी जिसका नाम आईजीएसटी। तो माई एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट 100, आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी 18 टू कैश 118। ये माल मैंने झारखंड से मंगाया और मैं यहां बंगाल में बैठा हूं। तो सिंपल स्टोरी। अब मान लो ये माल मैंने बंगाल से बेच दिया बिहार में, तो मेरा एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट 140, मैं डेटा चेंज नहीं कर रहा हूं, अमाउंट वही रख रहा हूं, 141.6, टू सेल्स 120, टू इनपुट टू आउटपुट मैं बेच रहा हूं अभी, तो टू आउटपुट आईजीएसटी 21.6। सर एकदम ठीक, सिंपल, इजी। अब ये आउटपुट आईजीएसटी और आउटपुट इनपुट आईजीएसटी आराम से एडजस्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली ये सेट ऑफ नहीं होता, बाकी सब कुछ सेट ऑफ होता, याद रखिएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होता है, और एसजीएसटी मतलब ही यूटीजीएसटी भी होगा, स्टेट वाला। अब मैं आराम से एडजस्ट करूंगा। बताओ एंट्री, बताओ सर। आउटपुट आईजीएसटी डेबिट 21.6, टू इनपुट आईजीएसटी 18, टू बैंक 3.6। बोलो परफेक्ट? परफेक्ट। तो फिर एक क्वेश्चन का और जवाब दे दो। मान लो मैं ये माल परचेज किया और बेचा नहीं, मेरे स्टॉक में पड़ा है। सर स्टॉक 100 में वैल्यू होगा, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर होगा, बट कॉस्ट इज 100, स्टॉक में 100 जाएगा। और सर ये जो इनपुट आईजीएसटी आपका असेट है, करेंट असेट में जाएगा। ड्रॉप, गुड।
तो ये हो गया इंटरस्टेट परचेज सेल। ये इंटरस्टेट में मैंने परचेज किया और इंटरस्टेट में सेल किया। और पहला वाला क्या था? इंट्रास्टेट ही परचेज था, इंट्रास्टेट ही सेल था। अब आइए नंबर 4, और इसको आंसर आप दीजिएगा, मजा आएगा। सर बोलो, मान लो मैं परचेज किया बाहर से, झारखंड से, और ला करके बेचा बंगाल में। हम बंगाल में ही हैं, हम बंगाल का ट्रेडर। सीधी एग्जांपल, इसको मैं देता हूं नंबर 4। परचेज इंटरस्टेट एंड सेल इंट्रास्टेट। नो टेंशन। परचेज करते समय बायर और सेलर दो अलग अलग स्टेट के हैं, बेचते वक्त बायर और सेलर एक ही स्टेट का है। मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैंने परचेज किया झारखंड से, मेरी एंट्री देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, इंटरस्टेट है। तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट 18 टू कैश 118, फुल स्टॉप, दी एंड। बेचे इंट्रास्टेट में, कैश अकाउंट डेबिट 141.6, बोलना तुम लोग बच्चों, टू सेल्स 120। अब इंट्रास्टेट सेल है, तो इंट्रास्टेट सेल माने ये वाला कहानी आएगा, डबल डबल वाला स्टोरी आएगा, डबल डबल आएगा ना। इंट्रास्टेट में माल बेचे हैं, आधा आधा दिल्ली गवर्नमेंट माने आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा स्टेट गवर्नमेंट का। तो 2 आउटपुट सीजीएसटी 10.8 टू आउटपुट, सेल होते हैं आउटपुट, आउटपुट एसजीएसटी 10.8। अब आप हमको पूछेंगे कि सर क्या ये आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी इस इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट होगा? एकदम आराम से होगा। रेडी? तो सर फिर एंट्री कैसे मारेंगे? इन दोनों को एक साथ डेबिट कर दीजिएगा, इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट कर दीजिएगा, टू बैंक एक साथ 3 रुपया 60 पैसा कर दीजिएगा। मतलब कुछ इस तरह का एंट्री मारिएगा। 1 सेकेंड ना, मैं बताता हूं। रेडी? तो सर कैसे एंट्री मारेंगे?
आप दोनों को एक साथ डेबिट कर दीजिएगा, टू इनपुट आईजीएसटी करके टू बैंक कर दीजिएगा। और नहीं तो अगर आपको अलग अलग करना है तो याद रखिएगा, अगर आईजीएसटी का डेबिट है और आईजीएसटी क्रेडिट है तो पहले आईजीएसटी एडजस्ट हो जाएगा, सेकेंड में आईजीएसटी और सीजीएसटी एडजस्ट होगा, और उसके बाद एसजीएसटी का स्टोरी आएगा। जैसे इन दिस केस अगर आपको अलग अलग करना है तो पहले आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी एडजस्ट होगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 10.8 टू इनपुट आईजीएसटी 10.8। अब आप बोलेंगे सर इंटीग्रेटेड से पहले सेंटर का स्टोरी एडजस्ट होता है। हाँ, इंटीग्रेटेड भी एक तरह से समझ लो सेंटर ही मैनेज कर रहा है, तो इंटीग्रेटेड से पहला हक सेंटर का एडजस्ट करने का है और स्टेट को आपको पैसा देना है, एक तरह से समझ लो। तो फिर स्टोरी आ गया आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू 10.8 टू इनपुट आईजीएसटी। कितना बचा बच्चों बताओ तो? 18 माइनस 10.8 इज 7.2 और टू बैंक 3.6। तो अगर सेम नाम से है तो आराम से एडजस्ट करो। इनपुट वाला सीजीएसटी आईजीएसटी, इनपुट वाला जो इनपुट बोलते हैं, जो आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड जीएसटी, उससे सीजीएसटी भी एडजस्ट होता है, एसजीएसटी भी एडजस्ट होता है। लेकिन पहला एडजस्टमेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी में एक को चुनना है आईजीएसटी से एडजस्ट होने के लिए, तो आप सीजीएसटी को चुनिएगा। रेडी है लिखने के लिए? लिखिए, फर्स्ट राइट ऑफ एडजस्टमेंट is between IGST and CGST। सेंटर और इंटीग्रेटेड में भी सेंटर है, इंटीग्रेटेड में सेंटर स्टेट दोनों है, पर ये दोनों का एडजस्टमेंट पहले होगा एंड देन IGST एंड SGST एज पर बैलेंस अवेलेबल। तो ये एक ठो रूल और याद रखिएगा। तो दो रूल मैंने बड़ा बड़ा बताया, इसमें कोई खास रूल नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये आप मिला के एक साथ भी एंट्री कर सकते थे, बट फिर भी ध्यान रखने का एक तो बात मेरे को बोलना है मेरे बच्चों कि ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक रूल मैंने पहले बताया था, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में दोनों कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि इवन जो सर्विसेज हम परचेज करते हैं, जैसे मैंने आपको टेलीफोन चार्जेस का एंट्री बताया, या हम फिक्स्ड असेट परचेज करते हैं, इसको मैं अपना पॉइंट नंबर 5 में लिखा रहा हूं। पेमेंट फॉर सर्विसेज, बिकॉज गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, पेमेंट फॉर सर्विसेज सिमिलर अकाउंटिंग। सर मतलब टेलीफोन बिल का, अब जैसे मान लो मैंने तुमसे ट्यूशन फीस कलेक्ट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तुमने मेरे को चेक दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस, टू सीजीएसटी, टू एसजीएसटी। अब सोचो वही ट्यूशन फीस मैं झारखंड के किसी बच्चे से कलेक्ट किया और मैं उसको वो वाला पेन ड्राइव दिया झारखंड के बच्चे को, तो आईजीएसटी आ जाएगा, आईजीएसटी आ जाएगा, बिकॉज इंट्रास्टेट हो गया, मैं बंगाल में वो झारखंड में। अच्छा, पेमेंट फॉर सर्विसेज सिंपल एंट्री, जैसे मैं आपको बताया मेरा टेलीफोन बिल आया 500 रुपया का या 100 रुपीज का, तो हम बोलेंगे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, ठीक है?
अब CGST, SGST जो भी है वो लिख करके बिल आता है, तो वही इनपुट CGST, सेम ही एंट्री छोड़ देते ना, क्या लिखने का जगह छोड़ो ना, सिमिलर अकाउंटिंग है, बस परचेज की जगह टेलीफोन चार्जेस, परचेज ऑफ असेट्स सिमिलर एंट्री, सिमिलर अकाउंटिंग। वही परचेज की जगह प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, अदरवाइज द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस विल बी सेम। तो एक बार के लिए पिछले आधे घंटे में मैंने खाली जर्नल एंट्री विथ एग्जांपल आपके साथ दमादम 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 डिस्कस किया। ओके, अब आइए कुछ छोटी छोटी बातें जो आप लोग इनकम टैक्स की क्लास में पढ़ते हैं, मैं तो अकाउंट्स का टीचर हूं, थोड़ा मोड़ा मेरे को जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं और जो लिकर वगैरह हैं वो जीएसटी के परव्यू से बाहर हैं, उन पे एक्साइज ड्यूटी वगैरह का अकाउंटिंग होता है, जो कि जीएसटी के जैसा ही अकाउंटिंग है, पर जीएसटी के परव्यू में वो लोग नहीं आते। दूसरी बात, अगर किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर 20 लाख के अंदर अंदर है, नया कोई चेंज हुआ होगा तो मुझे बताना, और अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और उसका टर्नओवर 10 लाख रुपए के अंदर अंदर है साल का, तो वो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आता, उसको कोई जीएसटी वगैरह का इनपुट आउटपुट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आइए एक और छोटा सा बात जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या लेवी स्कीम नाम है रे उसका, कंपोजिशन लेवी स्कीम। कंपोजिशन लेवी स्कीम की स्टोरी क्या है कि अगर मान लो मेरा टर्नओवर साल का 1.5 करोड़ रुपया के अंदर अंदर, 1.5 करोड़ के अंदर अंदर, और मेरे को ये इतना आईजीएसटी सीजीएसटी पीजीएसटी में जाना नहीं है, छोटा सा तो टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपया का, तो हम कंपोजिशन लेवी स्कीम में जा सकते हैं। कंपोजिशन लेवी स्कीम में जा सकते हैं, माइंड इट। अगर मेरे को पूरा करना है आईजीएसटी सीजीएसटी का पूरा अकाउंटिंग, एसजीएसटी आईजीएसटी सीजीएसटी, तो आई एम अलाउड टू डू दैट, बट आई कैन ऑप्ट फॉर ए कंपोजिशन लेवी स्कीम। कंपोजिशन लेवी स्कीम में जाने वाले लोगों को ये सब जीएसटी का कोई मतलब ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। टोटल जितना टर्नओवर हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो 80 लाख का टर्नओवर हुआ, तो 80 लाख का टर्नओवर पे 1%, अभी 1% है, रेट उट चेंज होगा तो आप देख लेना। तो 80 लाख मान लो मेरा टर्नओवर हुआ साल का, तो 1.5 करोड़ के अंदर हो गया, और हमने ऑप्ट कर लिया कंपोजिशन लेवी स्कीम, तो 80 लाख का 1%, 80,000 रुपीज मेरा जीएसटी है, इसमें 40,000 रुपीज करके मेरे को गवर्नमेंट को दे देना है, वो मेरा टैक्स हो गया, और मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा बच्चों, याद रखिएगा। वो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी करने की दरकार नहीं है, सीधा सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट टू बैंक लिख देना है, और वो पीएल में चला जाएगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सर आप क्या बोलना चाहते हो, आप इसको लिखाओ ना अच्छे से, आओ लिखते हैं। Composition levy scheme. A, it is optional. B, less than 1.5 crore turnover. C, 1% tax. D, no input credit. And E, आपको इंटर स्टेट सेल करना अलाउड नहीं है। ये सब बच्चों बाकी जो डिटेल है ना, मैं टैक्स का टीचर नहीं हूं, थोड़ा मोड़ा जानकारी जुगाड़ करके ये सब चीज आपको बता रहा हूं। मैं अकाउंटिंग आप कोई भी चीज का पूछेंगे मैं बता दूंगा। तो इंटर स्टेट सेल करना अलाउड नहीं है। तो सर फिर वो मान लो परचेज किया, सामने वाले ने उससे जीएसटी लिया, वो पूरा परचेज कोई 118 लिखेगा, 118 परचेज, पूरा सेल 141.6 लिखेगा। इस तरह के लोग देखिए क्या करते हैं, इस तरह के लोगों का अकाउंटिंग ऐसे होता है। परचेज अकाउंट डेबिट 118, टू कैश 118। सेल का अकाउंटिंग ऐसे होगा,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 141.6, हो गया। अब ये जो सेल है ना, टर्नओवर, इसका 1% आपको गवर्नमेंट को टैक्स दे देना है। मान लो ये पूरा साल का 118 करोड़, 118 लाख और 141.8 लाख है, तो इसका 1% आपको दे देना है गवर्नमेंट को। तो इसका 1% अगर आप गवर्नमेंट को देंगे तो 141.6 इंटू 1%, 1.416, आधा आधा दे देंगे। CGST अकाउंट डेबिट, 1 मिनट। SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये दोनों PL में चला जाएगा। और अगर आपको दोनों अलग अलग लेजर नहीं भी डेबिट करना है तो कंपोजिशन लेवी भी लिख सकते हैं टू बैंक। देखिए मैंने बुक में लिखा है, फॉर कंपोजिशन लेवी आपका ऑप्शनल है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, नो इंटरस्टेट सप्लाई, नो टैक्स इनवॉइस, नो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, अलग से कुछ भी नहीं होगा। आप बस माल बेचिए, इतना रुपए में मैं माल बेच रहा हूं, हम आपको GST बिल नहीं देंगे, काम खत्म। तो ये इस तरह का स्टोरी है, ये कंपोजिशन लेवी का अकाउंटिंग है। लास्ट अकाउंटिंग आता है बच्चों रिवर्स चार्ज का। पहले तो रिवर्स चार्ज का स्टोरी था कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर लोगों से आप अगर माल परचेज करते हैं जिनका GST में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो बायर को GST पेमेंट करना पड़ता था और बायर ही उसका इनपुट का क्रेडिट ले लेता था। अब स्टोरी चेंज हो गया है, अब स्टोरी, वो वाला स्टोरी तो खत्म हो गया। अब 2-3 ऐसा सर्विसेज है, जैसे एक है गुड्स ट्रांसपोर्ट, लिखते रहिएगा ये सर। दूसरा है सिक्योरिटी सर्विसेज, और तीसरा है एडवोकेट्स। इसमें क्या है कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे GST लाइज विद द बायर नॉट विद द सेलर। पिछले 1 घंटे से मैं यही पढ़ा रहा हूं कि सेलर कलेक्ट करता है GST और गवर्नमेंट को देता है। यहां पे स्टोरी अलग है, यहां पे बायर अपने पॉकेट से गवर्नमेंट को देगा और फिर उसका इनपुट का क्रेडिट ले लेगा। बायर सेलर को नहीं देगा, बायर सीधे सरकार को देगा। तो अब इसका स्टोरी ऐसे समझ लो ना कि मान लो 100 रुपीज मेरा ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, या 100 रुपीज हम किसी एडवोकेट को फीस दिए, और 18 रुपीज का GST है, तो हम ऐसा एंट्री मारना पड़ेगा। देखिए मेरे को, एडवोकेट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश 100, मैं उसको 100 रुपीज ही दूंगा, उसको 118 नहीं दूंगा, और वो गवर्नमेंट को नहीं देगा, मेरे को ही गवर्नमेंट को देना है, बिकॉज रिवर्स चार्ज है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये इस 2-3 सर्विसेज में है, बाकी और कोई सर्विसेज होगी ना बच्चों आप ऐड कर लेना अपने GST के इनकम इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ते पढ़ते। तो एडवोकेट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने लिख दिया, और अब जो मैं GST दूंगा, चाहे वो CGST हो, SGST हो, IGST हो, जो भी हो, उसका हम नॉर्मल जैसे इनपुट, चाहे CGST हो, चाहे SGST हो, चाहे IGST हो, डेबिट टू कैश कर दूंगा। वो मैं अलग से मैं पेमेंट करूंगा। तो सर इसके 18 सॉरी, तो सर इसके पहले क्या होता है? इसके पहले भी तो आप ही देते थे।
पर मैं सप्लायर को देता था और सप्लायर गवर्नमेंट को देता था। अब इसमें क्या, मैं खुद ही 100 रुपीज सप्लायर को दूंगा और 18 रुपीज गवर्नमेंट को दूंगा। अब ये 9 होगा, पूरा 18 होगा, वो मैटर ऑफ फैक्ट है, इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है, उसको ध्यान दे करके। Responsibility to pay GST lies with the buyer in the following 3 cases, which are called reverse charge, goods transport, security services and advocates charges. तो ये मुन्ना टोटल नॉलेज कंटेंट हो गया, जिसको देने में मुझे तुम्हें करीब करीब 1 आवर लग गया। अब हम लोग यहां मेरी बुक में कुछ सम्स दिए हुए हैं, आइए उन सम्स को डिस्कस करते हैं, कुछ सम सॉल्व करते हैं। आपको बुक में मेरे साथ एंट्री नहीं लगानी होगी, आप सिर्फ क्योंकि सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप सिर्फ वहां से चेक करते चले जाओगे। ओके, लेट मी स्टार्ट। आप भी अपना बुक देखते जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, चलो यहीं पे मैं दिखाता हूं। बी ऑफ उड़ीसा, इसमें स्टेट जरा ध्यान देना है क्योंकि इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है, वही इंपॉर्टेंट है। बी ऑफ उड़ीसा परचेजेस गुड्स एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख फ्रॉम ए ऑफ उड़ीसा। इंट्रास्टेट, एक ही स्टेट में बायर और सेलर दोनों हैं। एंड सेल्स गुड्स टू सी ऑफ उड़ीसा एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। सेल में भी जब बी ने सी को माल बेचा, यहां पे बी 2 केस में इन्वॉल्व है, बी माल परचेज कर रहा है ए से और बी सी को माल बेच रहा है, और तीनों लोग एक ही स्टेट में हैं। तो आईजीएसटी इज नॉट इन्वॉल्व, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी इज नॉट इन्वॉल्व, ओनली सीजीएसटी एसजीएसटी विल कम, आधा आधा। एप्लीकेबल जीएसटी रेट इज 18%। उसके बाद सी जो उड़ीसा वाला बंदा है वो 15,000 की प्रॉफिट में डी को माल बेच दिया, जो डी बंगाल का है। फिर डी जो बंगाल का, उसने 1.5 लाख रुपए में ये माल बंगाल में ही 1.5 लाख सोल्ड, 1.5 लाख इन बंगाल और 1 लाख इन बिहार। तो वो जो तीसरा वाला केस आएगा उसमें बहुत मजा आएगा। लिखता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, सी एंड डी। सो लेट्स टॉक अबाउट बी फर्स्ट। एक एक करके कॉन्सेंट्रेट करना होगा। चलिए पहले बी की बात करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी में देख लीजिए ना, बाद में घर में बैठ के लिख लीजिएगा। बी परचेज किया 1 लाख का माल, 18% जीएसटी है, इंट्रा स्टेट है, आधा आधा 9%, 1,18,000, 9,000 9,000। एंट्री का पैटर्न देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, बुक्स ऑफ बी, 3 जन का बुक्स मांगा है, बी सी एंड डी, बी का पहले कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आधा आधा स्टेट आधा सेंटर, 9,000 9,000, 2 क्रेडिटर या फिर 2 बैंक। क्रेडिटर लिखा गया है, फिर बाद में क्रेडिटर टू बैंक होगा, वहां कुछ लिखा नहीं है तो मैंने क्रेडिटर ऑब्लिक बैंक लिख दिया। अब यही वाला माल हम लोग भी है, मान लीजिए हम लोग अपना किसी को सी को उड़ीसा में ही बेचे, तो हमको मालूम है सी उड़ीसा का ही है। बोलो, बोलेगा वो, अपना जीएसटी नंबर देगा, उससे हमको पता चल जाएगा। तो अगर बायर उड़ीसा का ही है तो हम यहां माल बेचे, डेटर्स अकाउंट डेबिट बोल दो या फिर बैंक डेबिट बोल दो। आपको लिखने का दरकार नहीं, आप डेटर लिखिए या बैंक लिखिए या डेटर ऑब्लिक बैंक लिखिए, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 141,600, मैं वही वाला डेटा 100 वाला ही लाख हो गया, 141,600, 2 सेल्स 1,20,000, 10,800, 10,800। अब एकदम सिंपल समझो, ये जो आउटपुट सीजीएसटी है ये इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, ये इस इनपुट एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा। तो आउटपुट सीजीएसटी 10,800, टू इनपुट सीजीएसटी 9,000, टू बैंक 1,800। ये देखिए टू बैंक की जगह बुक में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी लिखा रहता है। सर हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू बैंक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर
आउटपुट एसजीएसटी 10,000, ये वाला 10,800, 9,000 एडजस्ट हुआ, 1,800 का पेमेंट हो गया. दिस इज द स्टोरी बच्चा, दिस इज हाउ इट गोज. इजी, गुड. अब आइए सी के बुक्स की बात करते हैं. बुक्स ऑफ सी. सी कहां कहां आया देखो, अपने आप को अब सी बना लो. सी ने गुड्स परचेज किया है, उड़ीसा में है, और उड़ीसा में ही सी ने परचेज किया है. बोलो हां. और बेचा फिर बंगाल में है 1,35,000 में. मैं ठीक बोल रहा हूं? तो अब ये जो, अब सी का बुक्स का बात कर रहे हैं, तो सी ने उड़ीसा से परचेज किया बी नाम के क्लाइंट से, बी नाम के वेंडर से, पर उड़ीसा टू उड़ीसा था. ये देखिए ना, अब ये जैसा बिल बनाएगा, ये बी ने सी के ऊपर तो बिल बनाया था ना, तो सी को तो यही वाला बिल मिलेगा. तो सी अपने बुक्स में देखिए वही सेम डेबिट करेगा. परचेज अकाउंट डेबिट 1/20. ये देखिए ये सेल का एंट्री है बी की बुक्स में, तो परचेज इसका बुक्स में बेचारा का वैसे ही रहेगा. तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,20,000, इनपुट सीजीएसटी 10,800, इनपुट एसजीएसटी 10,800, टू क्रेडिटर 141,600. नो स्ट्रेस. अब इस माल को वो 15,000 प्रॉफिट में बेचा, तो 1,35,000 में माल बिका, तो 1,35,000 का 18% जीएसटी, 1,35,000 इंटू 18% 24,300 रुपया. ये रहा 1,35,000, 24,300. लेकिन वो माल बेचा किसको? बंगाल में. तो बंगाल में जैसे ही बेचा, इट बिकेम इंटरस्टेट. अगर इंटरस्टेट सेल हो गया तो एक सिंगल जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी. एंट्री देखो, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक भी लिख सकते हो, मैं काट नहीं रहा हूं बार बार. डेटर्स अकाउंट डेबिट 159,300 टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी. अब ये जो आउटपुट आईजीएसटी है, ये इनपुट सीजीएसटी से पहले एडजस्ट हो जाएगा. आईजीएसटी सीजीएसटी पहले एडजस्ट होगा. तो ये देखिए, आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी. इनपुट सीजीएसटी खत्म. अभी मेरा आउटपुट आईजीएसटी में लाइबिलिटी में कितना बैलेंस बचा? 14,300 माइनस 10,800, अभी 13,500 बैलेंस बचा. तो अब मेरे पास 10,800 है. आईजीएसटी और एसजीएसटी एडजस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. खाली सीजीएसटी और एसजीएसटी एडजस्ट नहीं होता है. तो फिर देखिए, यहां आईजीएसटी है, बचा हुआ इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट कर दिया 10,800, ये वाला भी एडजस्ट कर दिए. बाकी अभी भी पेमेंट करना बचा हुआ है, हम पेमेंट कर दिए 2,700. बीइंग सी, आई मेड द पेमेंट. अब मजादारी है किसकी बुक्स में? डी की बुक्स में. डी कहां का आदमी है? बंगाल का. एडजस्टमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा. तो बंगाल में है, लेकिन माल कहां से खरीदा? सर उड़ीसा से. तो ये देखिए, अगर सी की बुक्स में ये सेल का एंट्री है, तो डी की बुक्स में वही परचेज का एंट्री होके रहेगा. क्योंकि वो अगर दूसरे स्टेट में, हम दूसरे स्टेट में, तभी तो इंटरस्टेट हुआ. तो मेरा पहला एंट्री आया देखो, परचेज अकाउंट डेबिट. अब बी का बुक्स का बात कर रहे हैं. इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 159,300. सेम एंट्री उल्टा, क्योंकि मैंने इंटरस्टेट परचेज किया. अब हम 1.5 लाख रुपया का माल बंगाल में ही बेचे, तो हम खुद बंगाल का आदमी, बंगाल में ही बेचा. तो 1.5 लाख का माल बेचा, 99% बंगाल 99% करके आउटपुट सीजी. अब आउटपुट सीजीएसटी आएगा, सेल कर रहे हैं, तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 99% करके. तो 1,50,000 का 9% 13,500, 13,500, और ये 1.5 लाख. तो डेटर्स डेबिट या बैंक डेबिट कर दोगे अगर पैसा कैश में आ गया तो. टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी. टेंशन मत लेना, ये दोनों बहुत आराम से आईजीएसटी के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा. बट आईजीएसटी के अगेंस्ट में पहले सीजीएसटी को एडजस्ट करना है. रेडी? और कितना माल बेचा? ये 1 लाख रुपया का माल बिहार में बेचा. खुद कहां का है? बंगाल का है.
तो अब बिहार में बेचा तो आईजीएसटी और खड़ा हुआ, क्योंकि बंगाल का आदमी बिहार में माल बेचा है, अभी डी ऑफ बंगाल है ये, इन द बुक्स ऑफ डी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अगर ये बिहार में माल बेचेगा तो आईजीएसटी खड़ा होगा। इधर देखिए, डेटर्स 1,18,000, टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी 18,000। सेल होते ही आउटपुट लिखना है, परचेज होते ही इनपुट। अब देखो पहले, अब इस टेबल का एडजस्टमेंट का जरा पैटर्न देखिएगा, जो मैंने बोला वही पैटर्न रहेगा। पहले लाइबिलिटी देखिए, टोटल लाइबिलिटी सीजी, खाली आउटपुट वाला का लाइबिलिटी लिखते हैं, लाइबिलिटी फिर असेट से एडजस्ट होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, उस सी की बुक्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, डी की बुक्स में प्रॉब्लम है। तीनों लाइबिलिटी है। सीजीएसटी लाइबिलिटी 13,500, देख लो, दो तो सेल है ना, ये रहा सीजीएसटी लाइबिलिटी 13,500 सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसजीएसटी लाइबिलिटी 13,500 स्टेट गवर्नमेंट को देना है, और इंटीग्रेटेड लाइबिलिटी है 18,000, 13,500, 13,500, 18,000, तो टोटल 45,000। ठीक है। अब आइए इनपुट का टैक्स क्रेडिट, मतलब जो हम माइनस करेंगे, तो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां पे है सर? ये रहा इनपुट टैक्स क्रेडिट 24,300 का है, 24,300 का, और पूरा का नाम है सर आईजीएसटी, बस और कोई क्रेडिट नहीं है, आईजीएसटी ही नाम है, इनपुट आईजीएसटी 24,300। अब तुम गेस करो कि आईजीएसटी 24,300 का है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द नेम ऑफ आईजीएसटी। रेडी? तो तुम बताओ ये किसके अगेंस्ट में एडजस्ट होगा? सर पहले तो आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, इसका नाम आईजीएसटी है, ये इंटरस्टेट में आया है, तो पहले तो सर 18,000 में एडजस्ट हो गया। अब कितना बचा सर? 6,300 बचा। 24,300 में 18,000 एडजस्ट हो गया सर, 6,300 बचा, तो 6,300 पहले सीजीएसटी को एडजस्ट करोगे। इंटीग्रेटेड और सीजीएसटी एडजस्ट होगा फर्स्ट प्रेफरेंस में, एसजीएसटी सेकंड प्रेफरेंस में। अगर और मेरे पास इंटीग्रेटेड में बैलेंस बचता ना, तो मैं आराम से एसजीएसटी में भी एडजस्ट करता, बट पहला प्रेफरेंस हम सीजीएसटी को देखें। तो देखो सीजीएसटी में 6,300 एडजस्ट हो गया, तो 13,500 में 6,300 अगर एडजस्ट हुआ भी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो 7,200 बैलेंस पेमेंट कर देंगे और मेरा इनपुट खत्म। तो ये जो बच गया लायबिलिटी, ये कैश में पेमेंट हो जाएगा। तो अब मेरा 3 ठो एंट्री देखो, ये ऑर्डर जरा याद रखिएगा, सेम टू सेम, स्पेलिंग टू स्पेलिंग मैच करेगा, वो पहले एडजस्ट होगा, उसके बाद इंटीग्रेटेड और सीजीएसटी एडजस्ट होगा, उसके बाद इंटीग्रेटेड और एसजीएसटी एडजस्ट होगा, और सीजीएसटी एसजीएसटी कभी एडजस्ट नहीं होगा। बार बार बोल दी और नहीं बोलेंगे। ये देख, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी खत्म, आउटपुट सीजीएसटी ये वाला टू इनपुट आईजीएसटी 6,300, और आउटपुट सीजीएसटी टू बैंक, यहां एक साथ हो जाना चाहिए था, आउटपुट सीजीएसटी 13,500 टू इनपुट आईजीएसटी 6,300 टू बैंक, और फिर यहां पे आउटपुट एसजीएसटी 13,500 टू बैंक। बैंक का एंट्री मर्ज कर दिया एक साथ, टेंशन मत लो, सेम स्टोरी है। सो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 प्यार से कंप्लीट किया गया। पूरा समझ में आया? ग्रेट। अब आइए एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, और ये हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है। बाकी थियोरेटिकल सारा डिस्कशन मैंने कर लिया, एक बार आप बुक रीडिंग कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने का चांस है। आइए इलस्ट्रेशन 2। एम ऑफ मुंबई परचेज गुड्स फ्रॉम सी ऑफ चेन्नई कॉस्टिंग 70,000। इंटरस्टेट हो गया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एम। क्योंकि यहां खाली एम के बारे में ही बात है। पास जर्नल एंट्रीज, आप सम भी देखोगे ना, एम परचेज्ड, एम ऑल्सो परचेज्ड, ही पेड, तो इट्स ऑल अबाउट एम। तो पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एम। अब आप पहले एक करके चलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एम ऑफ मुंबई परचेज गुड्स फ्रॉम सी ऑफ चेन्नई इंटरस्टेट। एम ऑल्सो परचेज गुड्स फ्रॉम बी ऑफ मुंबई इंट्रास्टेट। He paid telephone bill intra-state. He purchased an air cooler
फ्रॉम अ सप्लायर इन पुणे, पुणे महाराष्ट्र में ही है, इंट्रा स्टेट। सर ऐसे तो बोलना चाहिए ना कि पुणे कहां पे महाराष्ट्र में, लोगों को ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए क्या अभी? ये क्वेश्चन ऐसा ही बना दिया बच्चों, आप स्ट्रेस मत लो। फिर ही पेड वेजेस 26,000 सर्विसेज, एंड सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 टू टी ऑफ थाने एंड 2,40,000 टू क्यू ऑफ बैंगलोर। थाने बैंगलोर क्या नाम महाराष्ट्र में ही है, और बैंगलोर इंटरस्टेट हो गया। तो लॉट्स ऑफ इंटरस्टेट कॉन्ग्लोमरेट घुस गया इधर उधर, बहुत सारा इधर उधर घुस गया। आइए लेजर खड़ा करते हैं, बैठ के एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका एंट्री करते हैं। एम ऑफ मुंबई परचेज गुड्स फ्रॉम सी ऑफ चेन्नई कॉस्टिंग 70,000। एक ही टैक्स लगेगा IGST। एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट परचेज है तो इनपुट IGST डेबिट 12% टू क्रेडिटर्स चेन्नई, टू बैंक भी लिख सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट, एम ऑल्सो परचेज गुड्स फ्रॉम बी ऑफ मुंबई, डबल 1,20,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,20,000, इनपुट CGST इनपुट SGST 6% करके 7,200 7,200 1,34,400। He paid telephone bill of 6,000। टेलीफोन बिल का एंट्री पहले, ये थोड़ा पीछे में किया हुआ, मैं जरा आपको पहले टेलीफोन बिल की एंट्री दिखा दूं। ये रहा टेलीफोन बिल। तो अब ये जो टेलीफोन बिल ऑफ 6,000 है, यहां लिखा हुआ नहीं, इट शुड बी इनक्लूसिव, यहां लिखना चाहिए, क्योंकि ही पेड टेलीफोन बिल ऑफ 6,000। तो ये पेड वर्ड लिख दिया कि भाई इतना हम पे किए हैं, तो वो तो GST मिला के पे किए होंगे। सामने वाले को तो पेमेंट जो हम लोग करते हैं, अपना जो टेलीफोन बिल आता है, सब टैक्स मिला के तो पेमेंट करते हैं। तो ये यहां पे थोड़ा सा घुमाया है, गुगली दिया है। तो अगर ये मिलाया हुआ है तो आपको कितना 12% है ना, तो 12/112 करना पड़ेगा 6,000 में। तो आप जब 6,000 इंटू 12/112 करोगे, 6/106 भी कर सकते हो। एक मिनट मेरे को देखने दो। ये 5600 है, इसका अमाउंट आप थोड़ा चेंज कर दीजिए। एक मिनट जरा रुकिएगा, हाँ मेरे को एक बार क्रॉस चेक करने दीजिए। ठीक है बच्चों, खाली इसको काट करके
ही पेड ए टेलीफोन बिल ऑफ 6000 को प्लीज काट करके 5600 कर दो। एक सेकेंड ना, मैं भी जरा देख लूं। हाँ, 5600 कर दो ना बच्चों, काट के प्लीज। तो ही पेड टेलीफोन बिल ऑफ 5600। अब ये 5600 जो टाइपिंग एरर है इसको ठीक कर दिया। 5600 इंटू 12/112 करेंगे हम, तो 600 रुपया का जीएसटी आया। और टेलीफोन बिल है घर माने सेम स्टेट का है, तो ये देखिए एंट्री, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5000, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक 5600। और नहीं तो यहां 5000 लिख दीजिए ना, तो साला हम ही लोग अपना ही जोड़ जोड़ करके लिखेंगे। ही पेड, ऐसे पेड में वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है उनको लिखना पड़ेगा ना, तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव लिखा नहीं है साला, सबसे मेन प्रॉब्लम वही है। तो ही पेड टेलीफोन बिल ऑफ 5600 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो एक तो नया टच आ जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। वैसे बिल में रहेगा, आप टेंशन मत लेना। ऐसे कर देता हूं, ही पेड टेलीफोन बिल 5600 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो आप जब 560 को 12/112 करोगे तो 600 रुपया आएगा, 300 डिवाइड कर दोगे। हाँ, तो ये टेलीफोन अपने ये एंट्री कंप्लीट हो गया था, ये एंट्री कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब टेलीफोन बिल का एंट्री ये रहा, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5000, इनपुट सीजीएसटी रेडी, इधर देखते हैं ना, इनपुट सीजीएसटी 300, इनपुट एसजीएसटी 300 टू बैंक 5600। कंप्लीट, टेलीफोन बिल का काम खत्म। ही परचेज्ड एन एयर कूलर फॉर हिज ऑफिस फॉर 12000, फिर परचेज है फ्रॉम सप्लायर इन पुणे, पर 12000 रुपये में एयर कूलर खरीदा है, फिक्स्ड असेट, लेकिन पुणे से ही खरीदा है, तो सेम स्टेट है, अगेन डिवाइड होगा। ये देखिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 6%, 720, 720, काम कंप्लीट, 13440 पेमेंट हो गया। फिर ही पेड वेजेस ऑफ 26,000 रुपया। वेजेस का एंट्री गलती से बुक में दिखाया हुआ नहीं था, तो मैं अलग से एक एंट्री मार देता हूं, आप भी एंट्री मार लो। वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजेस क्योंकि आप स्टाफ लोगों को देते हो, उसमें कोई जीएसटी नहीं है, सैलरीज एंड वेजेस पे जीएसटी नहीं है। दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो, उस पे जीएसटी है। तो वेजेस का एंट्री, वेजेस टू बैंक, कॉपी में एक तो अलग से 26,000 पास कर लो। सारा जर्नल एंट्री मारना तो ये भी मारना चाहिए था ना। उसके बाद आया ही सोल्ड गुड्स 40,000 टू टी ऑफ थाने, तो 40,000 टू टी ऑफ थाने, थाने माने सेम स्टेट, तो डिवाइड होगा, सेल का एंट्री ये रहा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000, 6% करके, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 6% करके 44,800, और लास्ट सेल है 2,40,000 टू क्यू ऑफ बैंगलोर, तो क्यू ऑफ बैंगलोर मीन्स आईजीएसटी, तो आईजीएसटी क्यू ऑफ बैंगलोर, ये रहा सेल। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स बैंगलोर, टू आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी 28,800। तो देखिए मैं एक बात बताता हूं मेरे बच्चों,
परचेज का एंट्री, इसको एंट्री नंबर 1 कर दिए, ये परचेज का एंट्री एंट्री नंबर 2, ये सेल का एंट्री एंट्री नंबर 3, ये सेल का एंट्री एंट्री नंबर 4, ये टेलीफोन चार्ज एंट्री नंबर 5। और बच्चों टेलीफोन बिल के केस में वो पेड वर्ड है 5600 और वो इंक्लूसिव ऑफ है। हम लोग इंक्लूसिव माने बोल के 6/106 और वो उसका आइडिया भी आपको दे दिए 12/112। 5600 में 12% मिलाया हुआ है, उस तरह से आपको बता दिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहां देखिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री नंबर 6, वेजेज एंट्री नंबर 7। अब उसके बाद एडजस्टमेंट का सारा स्टोरी। एडजस्टमेंट की स्टोरी के लिए सबसे पहले लायबिलिटी खोजिए, कहां कहां कितने कितने की लायबिलिटी है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो जहां जहां आउटपुट लिखा हुआ है आउटपुट का लायबिलिटी, फिर सेम नाम से जो इनपुट रहेगा पहले उसको एडजस्ट करेंगे। ओके, आइए जमा करते हैं, पूरा लिख के रखते हैं। देखिए एक है आउटपुट IGST 28800, इनपुट बाद में देखेंगे, पहले आउटपुट सारा देख रहे हैं। एक है आउटपुट IGST सेल वाला एंट्री में 28800, तो ये देखिए लिखा हुआ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी IGST 28800, ये रहा 28800। लायबिलिटी से एसेट एडजस्ट होगा। फिर और आउटपुट ये रहा दोनों 2400, ये देखिए 2400, तो यहां लिख दिए 2400, बस टोटल 33,600 ही है। टोटल का कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो IGST का हमको 28,800 सरकार को देना है, 2400 हमको देना है SGST का, और 2400 CGST का देना है। तो पहले सेम नाम से एडजस्ट होगा। सर सेम नाम से एडजस्ट होगा, पहले बैलेंस तो पता कर ले कितना कितना है, क्योंकि गंदा कितना बार आपने CGST SGST इनपुट डेबिट क्रेडिट किया है, तो एक बार अवेलेबल कितना है वो तो देख लो। तो लेजर बनाएंगे तो लेजर में तो दिख ही जाएगा, पर सर यहां तो लेजर नहीं बना रहे ना, जर्नल से काम करना है। तो चलो पहले चेक करते हैं इनपुट IGST कितना है। तो सर इनपुट IGST है 8400, बस सर एक ही है, तो ये रहा इनपुट IGST। ये भी एडजस्ट नहीं किए, 8400 बैलेंस है, बाद में एडजस्ट करेंगे। 8400 बैलेंस है मेरे पास, धीरे धीरे हम एडजस्ट करेंगे। देखिए इसका टोटल किया गया 8400, तो IGST को पहले IGST से एडजस्ट करेंगे। अब सर इनपुट SGST में बैलेंस कितना है, तो इनपुट SGST में मेरा पहला बैलेंस आया 7200, फिर मेरा बैलेंस आया 300, फिर 720। तो ये देखो 7200, 300, 720, और आप जानते हो SGST जितना आएगा CGST उतना ही आएगा, तो ये 8220, 8220। बहुत सिंपल है। देखिए अब क्या होगा कि मेरे पास CGST में 2400 रुपया था लायबिलिटी, और मेरे पास असेट था 8220, तो 2400 रुपया हम पहले एडजस्ट कर देंगे आउटपुट CGST टू इनपुट CGST, और 2400 एडजस्ट करने के बाद भी मेरे पास इनपुट में बैलेंस कितना बचेगा, 8220 माइनस 2400, 5820 का बैलेंस बचेगा। वो 5820 हम आराम से इस 28,800 के अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे, बिकॉज CGST कंफर्टेबली IGST से एडजस्ट होगा, और इवन SGST का भी बैलेंस IGST से एडजस्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकेंड प्रेफरेंस देंगे। अब आइए SGST का क्या सीन है। सर सेम सीन है, 2400 रुपया का लाइबिलिटी है, 8,220 रुपया का एसेट है, एडजस्ट कर दो, लाइबिलिटी खत्म। एसेट में बैलेंस है अगेन 5820, तो ये 2400 का एडजस्टमेंट एंट्री यहां देखिए। अब मेरा एडजस्टमेंट चालू हो रहा है, ये देखिए सेट ऑफ। पहले मैंने आउटपुट CGST के अगेंस्ट में एंट्री देखी,
आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट में इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट कर दिया। फिर देखिए आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट में इनपुट एसजीएसटी एडजस्ट कर दिया। फिर देखिए ये 8400 होना चाहिए था, 8400। फिर देखिए इनपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट में, आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट में इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट कर दिया 8400। अभी भी मेरा यहां पे 5800, इधर देखिएगा, अभी भी मेरा यहां पे 5820 5820 का बैलेंस बचा हुआ है। तो 5820 5820 और एडजस्ट कर दिए। उसके बाद भी मेरा लायबिलिटी बचेगा। सोचो कैसे, क्योंकि 28800 का लायबिलिटी था, 8400 डायरेक्ट एडजस्ट हुआ, 28800 में 8400 डायरेक्ट एडजस्ट हुआ, फिर 5820 एडजस्ट हुआ, फिर 5820 एडजस्ट हुआ, तो भी 8760 का लायबिलिटी बचा हुआ है, जिसका हम पेमेंट कर देंगे, फाइनल पेमेंट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 8760। तो सर ये तो पेन पेपर पे करते ना तो ज्यादा मजा आता, वो जितने सारे बैलेंसेस आ गए थे। अब डिस्कस कर दिए ऐसे करके, क्लियर हो गया ना पूरा? हाँ सर एक बार दोबारा घर में देखेंगे तो हो जाएगा। तो सम सोल्यूशन के साथ है, सब में खाली आप इतना चेंज कर दो, आपके बुक से ही लिया हुआ समय, कि वेजेस का एंट्री इन्होंने नहीं किया, वेजेस टू बैंक लिखना है, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। ये 8040 लिखा हो उसको 8400 कर दो। मैं देख लूं 20,040 माइनस 8400 माइनस 5820 माइनस 58, हाँ ठीक है एकदम। और बाकी 8760 का पेमेंट। तो पहले सेम टू सेम, फिर सीजीएसटी और आईजीएसटी का एडजस्टमेंट, लास्ट एसजीएसटी और आईजीएसटी का एडजस्टमेंट। तो लास्ट में पेमेंट ही बचा तो पेमेंट कर दिए। और ये एक ध्यान देने की बात, क्या बोलिए तो, पेड टेलीफोन बिल जहां लिखा हुआ है ना, ही पेड टेलीफोन बिल 5600 लिख के वहां लिख लो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बस ठीक है। और यहां अच्छा से वर्किंग कर लो कि जीएसटी इज इक्वल टू 5600 इंटू 12/112, 600 डिवाइडेड बाई 2 300। और अगर डायरेक्टली ऐसे लिखेगा कि टेलीफोन बिल वॉज इसमें साला हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, वो इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है। तो बाकी सब में तो एक्सक्लूसिव ही था, एक्सक्लूडिंग जीएसटी था ये, क्योंकि टेलीफोन बिल उसी तरह से आता है मिला करके। सो विद दिस जीएसटी अकाउंटिंग का डिस्कशन इज ओवर। आज की क्लास खत्म करें। एक बार ये रूल ऑफ एडजस्टमेंट देख लो फिर से। कहां गया ये? सीजीएसटी एसजीएसटी कांट बी सेट ऑफ। फिर ये फर्स्ट राइट ऑफ, अच्छा आईजीएसटी पहले एडजस्ट होगा, सेम पहले नाम से एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद सीजीएसटी और आईजीएसटी एडजस्ट होगा, लास्ट में एसजीएसटी और आईजीएसटी। फर्स्ट राइट ऑफ एडजस्टमेंट इज बिटवीन आईजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड देन आईजीएसटी एंड एसजीएसटी एज पर बैलेंस अवेलेबल। तो रखते हैं बच्चों, आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर, बाय बाय। बाकी सब ठीक ठाक था।
खाली यहां पे चेंज कर लिए ना 560600 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और ये रहा जीएसटी कैलकुलेशन। हाँ चलो मिलते हैं।